सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? बोर्ड कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि बोर्ड में यार कौन कौन बैठ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, जो कंपनी में बोर्ड्स है या तो कंपनी में बोर्ड है, अब तक आपको पता लग रहा होगा कि कंपनी में सिर्फ एक ही बोर्ड है जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके अलावा कोई बोर्ड है ही नहीं। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे उच्च जो है लेवल के बोर्ड है। उसके अलावा भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बहुत सारे कमिटीज है। समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सा चीज कि ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड हम लोग कह रहे हैं कंपनी के बोर्ड का। चलो ठीक है, कंपनीज बोर्ड जिसको हम लोग कहते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड। अब इस बोर्ड में ना बैठता है डायरेक्टर, है ना, बोर्ड में ही बैठेंगे डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? कॉम्पोजिशन मतलब सर ये क्या हम लोग जूस बना रहे हैं जो कॉम्पोजिशन करेंगे? हाँ सुनो, डायरेक्टर सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, अब सुनो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है वो डायरेक्टर जो कोई पद पकड़ के बैठे हैं, जो कोई पोजीशन में है, कोई एक पद पकड़ के उन लोगों ने जो है उस पे काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताइए ना सर। एग्जाम्पल जैसे कि देखो, डायरेक्टर्स तो बहुत सारे, बोर्ड में क्या सारे MD रहते हैं क्या? बोर्ड में तो 16-17 डायरेक्टर्स है फॉर एग्जाम्पल। सारे MD है क्या? या MD मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होता है? एक होता है। कंपनी का CEO एक ही होता है? एक होता है। समझ में आ रहा ना? ऐसे उन लोगों ने पोजीशन पकड़ के बैठा है, किसी न किसी जगह पे पोजीशन पकड़ के बैठा है, उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके अलावा बाकी डायरेक्टर्स को कहा जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? ओके, और बताओ सर। और देखो, मैं बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया हो शायद। हाँ, तुम भी बहुत बढ़िया हो। सुनो, इस चीज पे एक चीज आपको जानना है कि एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों कंप्राइज होता है तब जाके बनता है बोर्ड। इसलिए यहाँ पे बोर्ड का कॉम्पोजिशन बताए हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि बोर्ड में कौन से डायरेक्टर्स बैठते हैं। एग्जीक्यूटिव कितना डायरेक्टर होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव कितना डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट का ज़रूरत है क्या, ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग देखेंगे। बेसिकली लिस्टेड कंपनीज से ये बिलोंग करता है। लिस्टेड कंपनीज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस होता है इस चैप्टर में। उसके अलावा बाकी सारे कंपनीज के ऊपर भी स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, स्ट्रेस तो होता है। उसके अलावा देखेंगे पावर्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, और पावर्स ऑफ द बोर्ड मतलब बोर्ड में क्या क्या पावर्स है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कमिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है इस चैप्टर में। ये कमिटीज देखेंगे और इन कमिटीज का कॉम्पोजिशन भी देखेंगे। इन कमिटीज में एक पकड़ लो, एग्जांपल दे दो सर। एक है ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। इस प्रकार के बहुत सारे कमिटीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग कितने कमिटीज है वो भी जानने वाले। नॉर्मली बोला जाए तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेंशन मत करो, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा। फटाफट बताओ, किसी भी कंपनी का मम्मी और पापा कौन होता है? किसी भी कंपनी का मम्मी और पापा कौन होता है? फटाफट बता दो। कोई भी एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, उसका मम्मी एंड पापा कौन है? मम्मी हमेशा रहेगा। उसका बताओ, मम्मी हमेशा रहेगा कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये है मॉम जो जन्म देता है कंपनीज को एंड जो सिखाता है कि कैसे तुमको चलना चाहिए बेटा, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, जिंदगी में क्या पाप काम नहीं करना चाहिए और करोगे तो कैसे पेले दिए जाओगे, और अगर तुमको जो है जिंदगी में किस प्रकार से सही रास्ते पे चलना है, वो कौन सिखाता है? वो है डैड। और किसी भी कंपनी का डैड कौन होता है बताओ?
हाँ जी, उसका रेगुलेटिंग ऑथोरिटी कौन कौन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेबी। सेबी समझ में आ रहा है? किसी भी लिस्टेड कंपनी को पकड़ो, दो चाटा मारो, पूछो मम्मी पापा कौन है, वो बोल देगा मम्मी है अपना कंपनीज एक्ट, डैड है अपना सेबी, सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? सेबी ये बोल देगा कि भैया मेरा मम्मी है कंपनीज एक्ट और डैड है अपना कौन, सेबी। मम्मी अपने को जन्म देती है, डैड सिखाता है कि चलना कैसे अपने को। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के बारे में बात हो रहा है यहां पे। फिर यहां पे चाचा ताऊ वो सारा भी निकल जाता है, धीरे धीरे निकलेंगे, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे ताऊ, ठीक है, कौन है अंकल, कौन है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है कंपनीज के अंकल। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी तो है, उसको तो फॉलो करना पड़ता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी है वो भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से रिलेशन वाइज बहुत सारे हैं, लेकिन मम्मी पापा बेसिकली कौन होते हैं? मम्मी होता है अपना जन्मदाता जो कि है कंपनीज एक्ट, और जो अपने को सिखाता है, जो अपने को रास्ता देता है कि इसी रास्ते पे, इसी पथ पे चलना है तुमको, वो है सेबी। समझ में आ रहा है? लिस्टेड कंपनीज के लिए तो ये है डैड। तो मॉम का रेगुलेशन ज़्यादा है या फिर डैड का रेगुलेशन ज़्यादा है? मॉम का रेगुलेशंस बहुत ब्रॉडर है, बहुत ज़्यादा है मम्मी का रेगुलेशन। उसी प्रकार से सेबी जो डैड है ना, उसका रेगुलेशन भी ब्रॉडर है, लेकिन वो उसका जो मतलब क्या कहते हैं, उसको जो पावर है ना, वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं है पावर, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है, नॉन लिस्टेड कंपनीज के, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी वगैरह उसके ऊपर सेबी का कोई जोर नहीं चलता। समझ में आ रहा ना? लेकिन कंपनीज एक्ट मम्मी का तो जोर चलता है, मतलब घर के बड़ी बेटे जो है, जो कि लिस्टेड कंपनीज रहते हैं ना, घर का बड़ा बेटा लिस्टेड कंपनीज है, उनका जो है, उनके ऊपर बाप का जो दबदबा थोड़ा ज़्यादा रहता है। छोटे छोटे कंपनीज, जब आपके छोटे छोटे सिबलिंग्स अगर है घर पे, देखोगे वो मम्मी ही संभालती है, डैड ज़्यादा कुछ करते नहीं उनका, है ना? तो उसी प्रकार से लिस्टेड कंपनी है तो भैया मम्मी से भी आपको सुनना पड़ेगा, डैडी से भी सुनना पड़ेगा, आप बड़े हो घर के। समझ में आ रहा है? और अगर छोटा कंपनी है तो वो निकल जाएगा आपका, कौन बताओ ना? हाँ जी, जैसे कि प्राइवेट कंपनी हो गया, 1% कंपनी हो गया, है ना? ये सारी छोटी छोटी कंपनीज। समझ में आ चुका है? अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, रेगुलेटर्स कौन कौन रहेगा यहाँ पे। एक रहेगा मॉम जो कि है अपना कंपनीज एक्ट 2013। उसका एक आंटी रहेगा द कंपनीज रूल्स 2014। डैड तो है ही सेबी, और उसका ताऊ जो है वो है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड SS1 और SS2। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों लोग? क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे समझते नहीं कि ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ये सब लिखा क्यों होता है सर, मेरे को पता नहीं है सर। तो यही है। तो इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो इन्हीं रेगुलेशंस के बदौलत हम लोग पढ़ने वाले, इन्हीं रेगुलेशंस में सब कुछ लिखा है, वही हम लोग सीखने वाले हैं। और अगर मैं कंपनीज एक्ट के बारे में बताऊं तो सेक्शन 149 से शुरू होकर सेक्शन 188 तक हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पर है नहीं है, लेकिन बेसिकली ये सारे सेक्शंस जो है ये हम लोग देखने वाले। 77 से लेके 188, 149, 165, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे सेक्शंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना सर मेरे दिमाग में, सर वो क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी कंपनी में सबसे पहले बता दो सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होना चाहिए। भैया अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देख के रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आपको दिक्कत होने वाला है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहां पर मैंने बता रखा है कि किसी भी कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए फॉर पब्लिक कंपनी वो है 3, फॉर प्राइवेट कंपनी वो है 2, और फॉर 1% कंपनी वो है 1। सर डायरेक्टर्स बढ़ाना चाहते हैं सर, एक बात बताओ ना सर, ये जो पब्लिक कंपनी है ना, क्या हम लोग 4 डायरेक्टर रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हो सर। 5? हाँ सर। 6? हाँ सर। 10? हाँ सर। 15? हाँ रख सकते हो 15 डायरेक्टर्स सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 डायरेक्टर्स तुम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 15 डायरेक्टर्स तुम रख सकते हो, लेकिन सर 15 के ऊपर रखना है तो क्या करें? 15 के ऊपर रख सकते हैं? नहीं। अब सुनो, इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये 3 to 1 है, और मैक्सिमम हमेशा 15 है, सबके लिए 15 है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन क्या हम लोग 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं?
कंपनीज एक्ट पहले पहले कहता है कि नहीं रख सकते, फिर कान में धीरे से आके कहता है कि देख ज़रा टाटा का ग्रुप देख, ज़रा रिलायंस का ग्रुप देख, वहाँ पर देख 16 17 18 डायरेक्टर्स बैठे हैं भाई, वो लोग कैसे बैठे हैं, थोड़ा दिमाग लगा। तो कंपनीज एक्ट कान के सामने, कान मतलब सामने आके कान में कहता है, खुसफुस करके कहता है कि सुन, अगर तेरे को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए होगा कंपनी में तो चुपचाप SRNGM पास कर ले। SR इन जनरल मीटिंग 75% का वोट चाहिए होगा, तब जाके तुम हो जाओगे। SRNGM मीटिंग जो है उसमें जो है पास अगर हो गया 75% वोट अगर मिल गया आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग 15 डायरेक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हो, 15 से ज़्यादा डायरेक्टर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सुनो, ये जो टॉप लिस्टेड कंपनीज होते हैं ना, 1000 2000 लिस्टेड कंपनीज, तो सुनो वो जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी टिल 2019 1 अप्रैल तक जो भी थे 1000 लिस्टेड कंपनीज टॉप, ठीक है। अब ये टॉप कैसे पता चलता है? हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है कौन है टॉप कौन है लो, समझ में आ रहा है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के कैलकुलेशन को करके जो कंपनी सबसे टॉप में निकलता है 1000 कंपनीज जो है उनको, एंड टॉप 2000 कंपनीज टिल अप्रैल 1 2022 उनको भैया कम से कम डायरेक्टर्स रखने होंगे, वो है 6। शेल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स, ठीक है। बहुत बहुत दिग्गज लोग जो है उनको पता नहीं होगा ये चीज़, 6 डायरेक्टर्स, इस बात को ध्यान में रखना है। 6 डायरेक्टर चाहिए होगा, 6 डायरेक्टर एकदम आग बंद करके। कितना डायरेक्टर बताओ? 6 डायरेक्टर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पास होने का तरीका क्या है? पास होने का तरीका ये कि जैसे मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ो, वैसे ही पढ़ो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ो, ना कि इधर उधर से नोट्स कलेक्शन करके। खुद देखो कि नोट्स में क्या है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या है, उसका शॉर्ट नोट अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो। दूसरों का कॉपी मत करो, दूसरों का नोट्स शेयर मत करो। क्यों? मतलब क्या क्या हो जाएगा सर उसमें ऐसा हो जाएगा कि आप किसी दूसरे का पैटर्न फॉलो करोगे, समझ में आ रहा है? और उसमें ये दिक्कत हो जाएगा कि आप उस पैटर्न से फेमिलराइज नहीं हो। जो बंदा वो पैटर्न करा रहा है या फिर सीख रहा है अपने आप, वो उस पैटर्न से सहमत है, वो इस पैटर्न को बचपन से करते आ रहा है। आप अपना पैटर्न फॉलो करो। आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है, आप अपने खुद के हिसाब से नोट्स बनाओ, आप चार्ट्स बनाओ, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाओ अपने आंसर शीट, अपने कॉपी में, वो करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना, देखो नोट्स तो हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या मैं स्टूडेंट्स को बढ़ावा, कभी मेरे को देखा है मैंने आप लोग को बोला है जाके नोट्स खरीद लो, एप्लीकेशन में नोट्स पड़ा हुआ है जाके खरीद लो? भैया हाँ, तुम जा सकते हो एप्लीकेशन में, बहुत सारे नोट्स है, आप खरीद सकते हो, जितना नोट्स चाहिए आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं कहता नहीं हूँ वो लूजर्स के लिए है वो नोट्स, समझ में आ रहा है? कैसे सर लूजर्स? क्यों सर? मैं नोट्स परचेज करना चाहता हूँ, आपका लॉस है अगर आप कह रहे हो कि लूजर्स हूँ हम, लूजर्स है हम। देखो लूजर्स इसलिए है क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते, आप चाहते कि सब कुछ बने बनाया हो जाए। जैसे मैं, देखो मैं जो जैसे आपके लिए ये सारे नोट्स बना रहा था ना, देखो ये जो चीज़ मैंने नोट्स यहाँ पर लिखा है ना, ये देख, एक चीज़ देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? फिर क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ में आ रहा है? इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि भाई मेरे सुन अच्छे से, अगर एग्जामिनेशन में पास होना है, पहले अटेम्प्ट में पास होना है, तो पहले दिन से खुद का नोट कॉपी मेंटेन करो, खुद से नोट्स बनाओ, खुद से अपना प्रॉपर जो है अच्छे से करो। और जो बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, मतलब जिसको नोट्स ही बनाना नहीं आता, तो भैया दिक्कत वाला बात है, सीख लो नोट्स बनाना। और अगर आपको चाहते हो कि नहीं सर मेरे को बना बनाया नोट्स चाहिए, तो एप्लीकेशन में नोट्स अवेलेबल तो है ही, वहाँ से देख सकते हो। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा 110%, 365 डेज में रिकमेंड करूंगा कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करो, वहीं से आएगा सब कुछ, वहीं से आएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग सेंटर, कहीं से भी नोट्स जो है उसका चक्कर में जाओ ही मत, सिर्फ आप अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल पकड़ के चलो। बहुत बहुत ईजिली, देखो इतना सुंदर बना दिया है मैट इंस्टीट्यूट ने, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत हेल्प होगा आपको। अच्छा, इतना हो चुका है सर, ज्ञान बहुत हो चुका है सर, आगे बढ़ो। ओके भाई मेरे, तुमको जो पसंद वही करेंगे हम लोग।
फिर ये हो चुका है 1000 2000 लिस्टेड एंटिटीज वगैरह, ये तो 6 डायरेक्टर्स तेरे को पता चल चुका है कि भैया अगर टॉप 1000 या 2000 में आ जाते हम लोग तो 6 डायरेक्टर्स तो मिनिमम रखना ही होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये टॉप कौन से कंपनीज है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये हम लोग पिछले वाले चैप्टर्स में भी देख रखे हैं। फिर हम लोग देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये प्रोड्यूसर कंपनी है क्या। प्रोड्यूसर कंपनी, ये कुछ नया नया लग रहा है। प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है पता है? प्रोड्यूसर कंपनी है एक अरेंजमेंट, एक एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल जो कि प्रोड्यूस करता है कोई भी चीज़। जो कि क्या करता है बताओ ना? प्रोड्यूस करता है, प्रोक्योर करता है, ठीक है, मार्केटिंग करता है, फिर ग्रेडिंग करता है। समझ में आ रहा है? तो उनका फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर वो एक अकेला इंडिविजुअल डील करने लग गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या वो ज़्यादा बेनिफिट कर पाएगा अपने प्रोडक्शन से? नहीं। तो अगर बहुत सारे फार्मर्स मिलके, ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रोक्योरमेंट वाले, ठीक है, प्रोडक्शन वाले, ग्रेडिंग वाले, ये स्टेप्स है प्रोडक्शन का, समझ में आ रहा है? मार्केटिंग वाले, इनका भी खुद का एक कंपनी हो सकता है। मार्केटिंग वाले खुद का एक कंपनी हो सकता है। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर फार्मर्स, उनका खुद का एक कंपनी हो सकता है। तो सारे जैसे मेंबर्स एक साथ आके बनाता है एक कंपनी, जिस सो दैट उनका लार्ज स्केल बिजनेस हो पाए, जो सो दैट उसका लार्ज स्केल बिजनेस हो पाए, तो उन सारे कंपनीज को कहा जाता है प्रोड्यूसर कंपनी। क्या ये समझ में आ चुका है? हाँ सर, बहुत ईजी। इसमें जो चीज़ अपने को जानना है वो है कि इसका जो मिनिमम एटलीस्ट कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, वो है 5। एटलीस्ट 5 डायरेक्टर होना चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी का कम से कम 5 डायरेक्टर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 और इससे ज़्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन। सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर ये 15 डायरेक्टर्स लागू नहीं होता, वो उससे ज़्यादा भी कर सकता है अपॉइंटमेंट विदाउट पासिंग एनी स्पेशल रेजोल्यूशन। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉलिंग बिलो मिनिमम। अगर 15 डायरेक्टर्स थे आपके कंपनी में तो बहुत बढ़िया बात है। आपका कौन सा है कंपनी? आपका है पब्लिक कंपनी। मिनिमम कितना चाहिए होगा? 3 डायरेक्टर चाहिए होंगे सर। ऊपर में हम लोगों ने देखा है सर, देखो ना ऊपर में, ये 3 डायरेक्टर है फॉर पब्लिक कंपनी। तो इससे अगर नीचे गिर गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैक्सिमम 15 है, 15 था डायरेक्टर, उससे 14 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उससे हो गया 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया 2, अब दिक्कत वाली बात है। अगर आपका बेयर मिनिमम भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बेयर मिनिमम डायरेक्टर्स भी नहीं है आपकी कंपनी में, तो क्या पनिशमेंट है, तो क्या लागू हो जाता है, क्या क्या चीज देखो, अगर आपके कंपनीज में बिलो द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है तो सबसे पहला चीज वो होगा कि कंपनी में कोई भी डिसीजन हो रहा है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा डिसीजन। तो इफ स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स फॉल बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट और आर्टिकल्स, द डिसीजंस टेकन शैल बी नॉट वैलिड। Got it? Not valid. If the articles prescribe for a higher limit of quorum, then the higher number will have to be complied with. If the number of directors is as per statutory minimum but less than that as per the articles, then also the decision shall not be valid for want of quorum. इसका यहाँ पे quorum का भी घुसा दिया उन लोगों ने। देखो नॉर्मली यहाँ पर बता रहे हैं कि चलो मेरा पब्लिक कंपनी, मेरा 3 डायरेक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 डायरेक्टर है। लेकिन आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि मिनिमम 5 डायरेक्टर होना पड़ेगा, तब जाके कोरम कंप्लीट होगा। आपने खुद लिखा आर्टिकल्स में यार। तो भले ही कंपनीज एक्ट में 3 का प्रोविजन दे रखा हो, आपने आर्टिकल्स में खुद का नियम खुद ने बनाया ना, आपने खुद बनाया आपने नियम। तो वहां पर अगर 5 डायरेक्टर्स आपने मेंशन कर दिया तो मिनिमम वो डायरेक्टर्स होना ही होगा, तब जाके वैलिड होगा मीटिंग, वरना वैलिड नहीं होगा मीटिंग। क्योंकि आपने
लिख दिया है आर्टिकल्स में कोरम मिनिमम 5 चाहिए और आपके कंपनी में 3 डायरेक्टर्स है, आप मीटिंग करो, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है आपके आर्टिकल्स में। अगर आपने आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तो 3 डायरेक्टर से भी चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 डायरेक्टर से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। बोर्ड कॉम्पोजिशन इन लिस्टेड कंपनीज, ये हम लोग आराम से नीचे देखेंगे यहाँ पर। बोर्ड कॉम्पोजिशन इन लिस्टेड कंपनीज, क्या बताओ, बोर्ड कॉम्पोजिशन इन लिस्टेड कंपनीज। ओके, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज में बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला चीज जो है वो रहेगा आपके लिए ब्यूटीफुल सा, मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होना ही होगा। मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होना ही होगा और कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने ही होंगे। कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने ही होंगे। नॉट लेस देन 50% शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर आपका टॉप 500 या फिर टॉप 1000 कंपनीज में आ जाता है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर तो रखना ही होगा। वीमेन डायरेक्टर तो रखोगे ही, यहाँ पे एक वीमेन डायरेक्टर ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और एक जो कि इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर होगा उसको तो रखना ही होगा। समझ में आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर आपको रखना होगा। फिर बोले चेयरपर्सन बोर्ड का अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आपके बोर्ड का चेयरमैन जो है ना वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो कम से कम 1/3, कम से कम बताओ ना, कम से कम 1/3 आपके कंपनी का, कम से कम 1/3 आपके कंपनी का बोर्ड जो है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना होगा। कंपनी का 1/3 बोर्ड जो है उसको रखना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ सर सुनो ना, मेरे कंपनी में ना जो चेयरपर्सन है ना वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो क्या करे? तो आपके कंपनी का टोटल 1/3 डायरेक्टर जो है बोर्ड में वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अगर इफ दैट लिस्टेड एंटिटी डज नॉट हैव अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और एक बात है, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो लेकिन आपके पास रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है, पहली बात तो ये कि आपने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रखा है, वो रेगुलर भी नहीं है, वो रेगुलर भी नहीं है, समझ में आ रहा है? तब तो भैया पूरा आधा 50% ऑफ द डायरेक्टर्स जो है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही होगा। ठीक है, पहला जो चीज़ था वो था ये कि अगर आपका जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ऑफ द बोर्ड जो है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। अगर आपका चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसके ऊपर रेगुलर भी नहीं है, डज नॉट हैव अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, तो एटलीस्ट आधा, हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी के, सुपीरियर राइट्स ये क्या है? सुपीरियर राइट्स हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे, इसका बहुत बड़ा जो है टॉपिक है सुपीरियर राइट्स, वो जब आएगा तब हम लोग करेंगे सुपीरियर राइट्स वाले शेयर्स। सुपीरियर राइट्स में क्या होता है, नॉर्मल शेयर होल्डर से ज़्यादा राइट मिलता है आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपका वोटिंग पावर ज़्यादा रहता है, जैसे कि DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इस प्रकार का। तो हम लोग वो सीखेंगे जब हम लोग आ जाएंगे उस जगह पे, जब आएगा वो टॉपिक तब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कंपनी का आउटस्टैंडिंग एसआर जो है, एसआर इक्विटी है, तो हाफ बोर्ड शैल हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इस बात का ध्यान रखें। उसके अलावा नो लिस्टेड कंपनी शैल हैव अ डायरेक्टर हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 75। अगर आपका लिस्टेड कंपनी है और आपके यहाँ पे 75 उम्र हो चुका है किसी भी डायरेक्टर का, तो इसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? 75 हो गया तो रिटायरमेंट ले लो, ख़त्म बात। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार डायनेमिक बुढ़ा है, डायनेमिक इंसान है, डायनेमिक है भाई मेरे, जैसे कि सर रतन टाटा 75 की उम्र के ऊपर भी वो एक डायरेक्टर बने बैठे हैं अपने कंपनी में, तो डायनामिक इंसान है, मतलब बहुत वैल्यू है उनमें, बहुत कंपनी को अभी बहुत कुछ सीखना है उनसे फॉर एग्जांपल, तो आप कर सकते हो, रखो उनको, रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉर्मली हटा देना है, लेकिन अगर आपको रखना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन निकालो, स्पेशल रिजोल्यूशन से अगर सब मेंबर्स खुश है उस बात से तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्या ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जो डायरेक्टर का नियम है वो पूरा समझ में आ चुका है? बोर्ड कॉम्पोजिशन, इस चीज़ का बहुत बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। बोर्ड कॉम्पोजिशन फॉर लिस्टेड कंपनीज, क्या ये याद रख पाओगे आप? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, और एक चीज़ मेरे को कराना था, ये वाला चीज़, ये जो चीज़ है ना सेक्शन 3A, ये है सेक्शन 3A, मेंबर्स सीवियरली लायबल इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 3A के साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सब सेक्शन 3A के साथ जो है ना वो लोग क्लैश कर लेते हैं ये वाला टॉपिक, ये जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉलिंग बिलो मिनिमम वाला टॉपिक है, इसके साथ ना वो लोग क्लैश कर लेते हैं, सोचते कि दोनों एक ही है। नहीं है, दोनों एक। यहाँ पे क्या होता है ना, दो चीज़ है ध्यान में रखना है। एक है, अगर कंपनी का देखो डायरेक्टर का भी मिनिमम है, मेंबर्स का भी मिनिमम है, डायरेक्टर्स का भी मैक्सिमम है, मेंबर्स का भी मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्टर्स का जैसे है मैक्सिमम 15, मिनिमम है 1 2 3, उसी प्रकार से मेंबर्स का भी जो है अलग अलग जो है कॉम्पोजिशन रहता है। तो हुआ ऐसा, मेंबर्स का ऐसा है ना कि मेंबर्स का आप अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करो तो मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होता है, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होता है। समझ में आ रहा है ना? तो पब्लिक कंपनीज़ के लिए तो ये अनलिमिटेड है और ये 200 है, इस प्रकार से होता है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग मिनिमम पे ध्यान देंगे अभी के लिए। ठीक है, तो मिनिमम में हम लोगों ने सीखा है कि सर अगर 3 से कम हो गया ना, 2 से कम हो गया, 1 से कम हो गया, यहाँ पे डायरेक्टर्स वाले में हम लोगों ने देखा है, तो डायरेक्टर्स जो है उनका कोई भी मीटिंग जो भी होगा वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। उसको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखना ही होगा, तब जाके सक्सेसफुल होगा। उसी प्रकार से मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी होता है। अगर किसी भी टाइम में आपका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए, आपका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए, इससे कम हो जाए, जैसे प्राइवेट कंपनी का 2 था लेकिन 1 हो गया है, पब्लिक कंपनी के 7 था उसमें 7 से कम हो चुका है, तो क्या होगा? इस दोनों का जो है ना क्लैश हो जाता है स्टूडेंट के दिमाग में। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर डायरेक्टर्स का कम है तो मीटिंग में कोई भी डिसीजन लो वैलिड नहीं होगा, और अगर मेंबर्स का कम है तो एक चीज़ याद रखना, मेंबर्स का अगर कम है ना, और कम मेंबर्स के साथ ही आप कंपनी को 6 महीने से ज़्यादा चलवा लिए, 6 महीने से ज़्यादा आपने चलाया है 6 महीने तक चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है ना, इसके बाद कंपनी का कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत, कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंपनी में कोई भी जो है डील हो रहा है, ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, उसमें कोई भी कंपनी को घाटा होगा तो वो सारे जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे ना वो पर्सनली लायबल होंगे। देखो, नॉर्मली हम लोग पर्सनली लायबल ये वाला चीज़ कंपनीज में लाते नहीं है, क्योंकि कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन तुमने कंपनी का तो फॉलो ही नहीं किया, यहाँ पे तुम पर्सनली लायबल रहोगे। समझ में आ रहा है? देखो एक बार पढ़ लेंगे यहाँ पे। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2, एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during the time that is so carries on the business after those 6 months and is cognizant of the fact that it is carrying on the business with less than 7 members or 2 members as the case may be, shall be severely liable for any payment of whole debt of the company contracted during the time and may be severely sued thereafter. समझ में आएगा? नहीं आएगा? इसलिए तो मैंने यहाँ पे तेरे को एक्सप्लेन किया था बाबू। तो 6 महीने से ज़्यादा आपने चलवा लिया कंपनी, और तुम सबको पता है, तुम सारे मेंबर्स थे, तुम 7 भाई थे, 7 में से एक भाई ने बोला कि सर मेरे को नहीं बैंड बनना है, मेंबर्स निकल गया। तुमने बोला चोर यार, निकलने दे उसको, हम लोग 6 संभालेंगे। भैया तुम्हारा पब्लिक कंपनी है, 6 मेंबर से नहीं हो पाएगा। 7 महीने से ज़्यादा तुमने चला लिया ना कंपनी को, उसके बाद कंपनी का कोई भी डेट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी को लॉस हुआ, घाटा हुआ, कुछ भी हुआ, कंपनी का कोई भी नुकसान, पूरा नुकसान तुम भरोगे। पर्सनली लायबल, पर्सनली एंड सीवियरली लायबल होगे तुम। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। देखो, सीवियरली लायबल, ठीक है।
तो इन दोनों का कन्फ्यूजन मत रखना है, कन्फ्यूजन के लिए ही मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर घुसाया है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द अदर हैंड मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर और ए होल टाइम डायरेक्टर और ए नॉमिनी डायरेक्टर और इज वन हु फुलफिल्स द क्राइटेरिया लेड अंडर सेक्शन 149। 149 हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखा है, या फिर अगर नहीं देखे तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना वो अलग रहेगा, ठीक है, वो अलग रहेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग रहेगा, वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक प्रकार का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सच अ डायरेक्टर मे और मे नॉट बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, समझ में आ रहा है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक एमडी नहीं हो सकता, होल्ड मैंने कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता उस डायरेक्टर का, इसीलिए तो उसका नाम ही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी का तुम कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया तो तू भैया तू कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, तू इंडिपेंडेंट कहाँ से है? कंपनी के साथ तेरा रिश्ता जुड़ गया रे, राखी बंधवाली है कंपनी तेरे साथ, तो तेरा तो रिश्ता जुड़ गया ना कंपनी के साथ, तो तू क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, तू बन जाएगा कंपनी का अपना खुद का दुलारा मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कुछ भी डायरेक्टर, समझ में आ रहा है? कंपनी से रिलेटेड, कंपनी का रिलेशन, ब्लड रिलेशन बन जाएगा तेरा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ही होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, सब मोह माया रिलेशन से इंडिपेंडेंट है। तो यही डिफरेंस है नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ध्यान में रखना है ये चीज़, समझ में आ रहा है? ओके। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हम लोग ने कर रखा है सर, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पूरा कर रखा है हम लोग ने, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जैसे कि 20 कंपनीज। देखो मैं करवाता हूँ यहाँ पे, फटाफट देखो। कोई भी एक डायरेक्टर ना, कोई भी एक डायरेक्टर, ये है सैम, वो मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। इस 20 कंपनीज का भी डिवीजन है, 10 बन सकता है पब्लिक कंपनी में, और या तो 10 या तो 20 बन सकता है प्राइवेट कंपनी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सैम अगर चाहे तो 10 पब्लिक कंपनी में और 10 प्राइवेट कंपनी में एक साथ डायरेक्टर बन सकता है। 10-10 कितना हो गया? 20 हो सकता है, 20 हो गया। सैम अगर चाहे तो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर ना बन के वो पूरा का पूरा 20 जो है प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये सेम चीज़ पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनी में ना बन के वो अगर चाहे तो 20 के 20 पब्लिक कंपनी में नहीं बन सकता। मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में वो डायरेक्टर बन सकता है, वो है 10, क्योंकि पब्लिक कंपनी काम ज़्यादा है ना, पब्लिक कंपनी है, वो अकेला नहीं संभाल पाएगा। तो कंपनीज एक्ट ने बोल दिया भैया 10, टोटल तो 20 है, टोटल हमने तुमको बोल दिया 20, लेकिन 20 में से मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में तू बन सकता है 10, उसके अलावा बाकी 10 में प्राइवेट में भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली वो बात नहीं है। सर 20 के 20 प्राइवेट में रह सकते हैं? हाँ सर। सर 20 के 20 पब्लिक में नहीं रह सकते? नहीं, 20 के 20 पब्लिक में नहीं, 10 मैक्सिमम 10 पब्लिक में, समझ में आ रहा है? अगर सुनना, अगर डोरमेट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, कोई काउंट नहीं है, मतलब 1000 कंपनी में भी तू रह सकता है डायरेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टर तू रह सकता है। अगर तेरा डोरमेट कंपनी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है, तू अनलिमिटेड कंपनी में रहना डायरेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पब्लिक एंड प्राइवेट का जब भी बात होगा तो याद रखना ये। अब और एक चीज़ सुन, देखो अपने को इतना पता है कि पब्लिक तो भैया 10, इससे ज़्यादा रह ही नहीं सकते, तो ये पब्लिक है 10, ठीक है। अब सुनो, इस पब्लिक कंपनी ने ना एक प्राइवेट कंपनी को अक्वायर किया, अभी भी 10 बैलेंस है ना मेरे पास, 10 प्राइवेट कंपनी में मैं डायरेक्टर बन सकता है ना, है ना? हाँ सुनो, पब्लिक कंपनी ने एक प्राइवेट कंपनी को अक्वायर किया, इसमें डायरेक्टर बन सकता है तू? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं इसमें बन सकता? क्योंकि अगर तेरा प्राइवेट कंपनी है ना, किसी भी पब्लिक कंपनी का अगर सब्सिडरी को भी तू एक्वायर, सब्सिडरी ने है या फिर तेरा जो है होल्डिंग है, किसी भी पब्लिक कंपनी का कोई भी सब्सिडरी या फिर होल्डिंग है, उसमें तू नहीं बन सकता है डायरेक्टर, अगर तेरा 10 फुलफिल हो गया हो। वो प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। ये समझ में आया? नहीं समझे? फिर से समझाऊं? ओके ब्रो। देखो मेरे पास बहुत टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है कि बताओ?
सर अपने पास भर भर के टाइम है, आप समझाओ। ओके देखो भैया, बहुत अच्छे से देखना है, ऐसे देखना है कि मज़ा ही आ जाए तुमको। ठीक है, इसको लेते हैं। हाँ सुनो, कंपनीज, मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने बोला सुन बेटा, तू 22 कंपनीज में दामाद बन सकता है, 22 कंपनीज में तू डायरेक्टर बन सकता है। तुम बहुत खुश, बोले कि भाई 20 कंपनी में दामाद, हाँ 20 कंपनी में दामाद। मम्मी ने फिर बोला कि सुन, अगर पब्लिक कंपनी हाई फाई कंपनी है, अगर हाई फाई कंपनी है तो 10 में ही रहना, क्योंकि संभाल नहीं पाएगा, हाई फाई है ना, तो 10 कंपनी में ही दामाद बन के रखना है, रहना है, संभाल नहीं पाएगा, बहुत काम है, हाई फाई है। और अगर प्राइवेट कंपनी है ना, तो 20 के 20 प्राइवेट तू रख सकता है, 20 के 20 प्राइवेट कंपनी में तू दामाद बन सकता है, 20 के 20 प्राइवेट कंपनी में तू क्या बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है प्राइवेट कंपनी में। समझ में आ रहा है? तुमने मम्मी से पूछा, मम्मी 10 पब्लिक में तो बन गया, अब 10 तो बैलेंस है ना, आपने बोला था टोटल 10, तो क्या मैं और 10 प्राइवेट में बन जाऊं? मम्मी ने बोला यस। बोले कि मैक्सिमम पब्लिक 10, बाकी का जो 10 है तू प्राइवेट में रख ले, प्राइवेट में डायरेक्टर बन जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो क्या मैं सैम 9 पब्लिक में एंड 11 प्राइवेट में रह सकता हूँ? यस। क्या सैम 11 पब्लिक में एंड 9 प्राइवेट में रह सकता है? नो, क्योंकि पब्लिक का हमेशा मैक्स रहेगा 10। इस बात का ध्यान रहे, मैक्स क्या रहेगा? 10। ठीक है, ओके। इतना समझ में आ चुका है ना भाई मेरे? इतना तो क्लियर है। उसके बाद सुन, ये क्लियर है, ये हो चुका है, मैक्स 10 10। ओके, अब सुन, ये जो पब्लिक कंपनी है ना, मैक्सिमम कितना रह सकता है? 10। ठीक है, इसके अलावा अपने और 2 प्रकार की कंपनीज, एक है डोरमेंट कंपनीज, स्लीपिंग कंपनी कहते हैं इसको, स्लीपिंग कंपनी। दूसरा है अपना डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको पकड़ते भी नहीं हम लोग कंपनीज में। समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्टरशिप के बारे में बात करूं तो इसको मतलब कोई भाव नहीं देता, तू इसमें 1000 में रह जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 रख, 1000 कंपनीज में दामाद बन जा तू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेक्शन 8 कंपनीज एंड डोरमेंट कंपनीज। क्या इतना क्लियर है तेरे को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ जी, ये पूरा क्लियर हो चुका है, ये 10-10 का पूरा क्लियर हो चुका है। तो हम लोग पीछे चले? हाँ जी, चलो ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीछे चलो। हाँ, इतना हो चुका है। अब देखो, यहाँ पे आता है सब्सिडरी एंड होल्डिंग का कंसेप्ट। यहाँ पे मैं सिखाता हूँ, देखो क्या होता है ना कि पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ेगा ना, कोई भी रिश्ता अगर जोड़ रहा है पब्लिक कंपनी के साथ, वो पब्लिक बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक का 2 प्रकार का रिश्ता तुम जोड़ सकते हो पब्लिक कंपनी के साथ, एक तो है सब्सिडियरी का रिश्ता, दूसरा है होल्डिंग का रिश्ता। अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो, और भाई प्राइवेट कंपनी भी पावरफुल होता है, तुम सोच रहे हो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को कैसे एक्वायर कर लिया, हो सकता है भाई मेरे। तो प्राइवेट कंपनी अगर किसी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग है, या फिर प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी भी है, तो इस प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक ही पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग प्राइवेट नहीं पकड़ेंगे। किस चीज के लिए? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, मम्मी ने कहा था 10 पब्लिक 10 प्राइवेट, या तो 10 पब्लिक
10 प्राइवेट या तो 0 पब्लिक 0 प्राइवेट, या तो तू डिवाइड कर सकता है अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से जितना भी तेरे को चाहिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पब्लिक 10। अब सुनो, पब्लिक कंपनी का ना, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी का एक होल्डिंग कंपनी है जो कि पब्लिक है, इस प्राइवेट कंपनी का सब्सिडियरी है जो कि एक पब्लिक है। तो इस प्राइवेट कंपनी को हम लोग प्राइवेट पकड़ेंगे ही नहीं, हम लोग इसको पब्लिक पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप तो 10 तो यहाँ पे पब्लिक में 10 आ चुके हो प्रॉपर में, फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हो जिसका सब्सिडरी एक पब्लिक कंपनी है, या फिर जिसका सब्सिडरी एक होल्डिंग कंपनी, जिसका होल्डिंग एक पब्लिक कंपनी है, जिसका सब्सिडरी एक होल्डिंग एक सब्सिडरी एक पब्लिक कंपनी है, जिसका होल्डिंग एक पब्लिक कंपनी है। समझ में आ रहा है। किसी भी प्राइवेट कंपनी का सब्सिडरी पब्लिक है या फिर होल्डिंग पब्लिक है, वो भी हम लोग जो है कहेंगे कि भैया ये पब्लिक कंपनी है, तो ये प्राइवेट कंपनी बनेगा ही नहीं, इसको प्राइवेट हम लोग पकड़ेंगे नहीं, इसको हम पब्लिक पकड़ेंगे। तो आप ऐसे किसी भी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आपने 10 वाला 10 के 10 पब्लिक कंपनी में बन चुके हो, अब आप 11वां पब्लिक कंपनी में जाना चाहते हो, या फिर 11वां कंपनी में जाना चाहते हो जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का रिश्तेदार निकला एक सब्सिडरी है, एक होल्डिंग जो है उसका जो रिश्तेदार है सब्सिडरी एंड होल्डिंग, वो पब्लिक कंपनी है, तो आप उस प्राइवेट कंपनी में नहीं बन सकते डायरेक्टर। उसको हम लोग टोटली पकड़ेंगे कि वो एक पब्लिक कंपनी ही है। क्या है, समझ में आ चुका है? हाँ जी, समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे हम लोग, इतना ही याद रखो, ठीक है, यही हम लोग सीखेंगे नीचे। थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश में यहाँ पर है, सो दैट आप लोग को समझ में आ जाए। देखो, मैक्सिमम अरे भाई मेरे अबे यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप शैल एज अंडर, कितना, मैक्सिमम 20 होना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। 20 ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप मिला के, इतना हम लोग यूज़ नहीं करेंगे वर्ड ऑल्टरनेट वगैरह। तुम बोलोगे सर क्या सिखा रहे हैं, सर के वो सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कुछ मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि 20 डायरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम 20 कंपनी में, एक साथ एक समय पे 20 कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 10। और एक छोटा सा चीज बोल दी कि प्राइवेट कंपनी this includes directorship in a private company that are either holding or subsidiary company of a public company। तो पब्लिक कंपनी का अगर कोई होल्डिंग है, पब्लिक कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी है, समझ में आ रहा है ना, एक प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी एस लिमिटेड, ठीक है, ये एक होल्डिंग है पब्लिक कंपनी का, ये एक सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का। तो आप अगर इस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टरशिप करने जा रहे हो ना, तो इस 10 में से एक तो डायरेक्टर आप यहीं पे बन जाओगे, तो आपका रह जाएगा 9। समझ में आ रहा है। इसलिए इस प्राइवेट कंपनी में आप डायरेक्टर बनने जाओगे तो वो पब्लिक के तरह हम लोग मानेंगे ये पब्लिक कंपनी ही है। समझे, ये इंक्लूड हो जाता है, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसका रिश्ता है ना पब्लिक के साथ। वही तो दिक्कत है भाई मेरे, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का, ठीक है। ओके, देखो, डायरेक्टरशिप इन अ डोरमेंट कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब कोई वैल्यू नहीं है डोरमेंट कंपनी का, बोले कि जो मर्जी कर, कोई दिक्कत नहीं है, डोरमेंट कंपनी रख। यहाँ पे फिर से बोले सेक्शन 8 कंपनी के लिए शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी नोटिफिकेशन डेटेड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वगैरह सेक्शन 8 कंपनी के लिए ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। बोले कि तू मन मर्जी 1000 2000, समझ में आ रहा है, रह सेक्शन 8 कंपनीज में रह, तू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोरमेंट कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू नहीं है इन दोनों का। समझ में आ चुका है? हाँ, ओके। द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ये मैंने आपको बताया। देखो, नॉर्मली कंपनीज एक्ट ने बता दिया कि 20 मेंबर होना चाहिए, लेकिन कंपनी का ओरिजिनल मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर्स है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स, जिसको हम लोग मेंबर्स कहते हैं, वो अगर बोल दिया एसआर पास करके,
द मेंबर्स ऑफ द कंपनी में हाउएवर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाई एनी लेसन नंबर। एसआर पास कर दिए, उनके बोल दिए, उनका बात का वैल्यू कब होता है, जब वो लोग एसआर पास करते हैं। वो डिक्टेट कब कर पाएंगे कंपनी को, जब उनका एसआर पास होता है। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होके मेजोरिटी ने बोल दिया, 75% लोग ने बोल दिया। क्या बोला सर कि 20 तो दे रहा है कंपनीज एक्ट, हम लोग 20 नहीं मानने वाले, मैक्सिमम 5 कंपनी में तू डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टर ने बोला क्यों? क्योंकि तू साला 20 कंपनी में, सॉरी फॉर माई वर्ड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, तू मेरे जाने मन, तू 20 कंपनीज में अगर डायरेक्टर बन के बैठेगा तो मेरे कंपनी में काम कब करेगा? इसलिए 20 नहीं 5। तो कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि अगर मेंबर्स ने पास कर दिया स्पेशल रेजोल्यूशन और बोला एनी लेसन नंबर, ठीक है, तो लेसन नंबर ही मानेंगे कंपनीज इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में एज अ डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ओके, अब सुनो। Section 165 provides that any person holding office as director in companies more than the limit as specified immediately before the commencement of the act shall, ये लागू नहीं होता एक्चुअली अभी के लिए, क्योंकि immediately before the commencement of the act मतलब जब ये लागू होने से पहले, तब अगर आप किसी कंपनी में 30 कंपनी में डायरेक्टर थे तो आपके पास 1 साल का समय है, आप फटाफट 20 कंपनी में आ जाओ। समझ में आ रहा है? ये पहले तो ये अभी लागू नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पहले आ चुका है और ये लागू भी हो चुका है। समझ में आ रहा है? ये तब ये लिखा गया था जब कंपनी मतलब नया नया ये रूल आया था। तो नया नया रूल लाने के बाद देखो, नया रूल ला रहे हो, पहले तो कंपनीज 50-50 कंपनीज में डायरेक्टर, एक डायरेक्टर 50-50 कंपनीज में डायरेक्टर बन के बैठा था। समझ, डायरेक्टर वहाँ का 1-1 लाख रुपए करके लेता था डायरेक्टर का सिटिंग फीस। तो यहाँ पर यही बोले कि 1 साल के अंदर अंदर विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर तुमको क्या करना है, लिमिट कर देना है, तुमको लिमिट में आ जाना है। कौन सा लिमिट है? 20। तो ये अभी के लिए अभी के लिए जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको स्किप कर दो, ये वाला चीज़ को। समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसके बाद तो है अपना LODR वगैरह। ओके, ये बोर्ड कमिटीज। ओके, बोले अगर लिमिट में नहीं रहे पेनल्टी लगवा देंगे। कितना? 2000 रुपीज़ फॉर ईच डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर आपका लिस्टेड कंपनी है ना, देखो लिस्टेड कंपनी आ जाएगा ना तो मम्मी का बात सुनना पड़ेगा प्लस डैड का बात भी सुनना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी दो बड़े हो ना घर का, तो लिस्टेड कंपनी की में क्या बोले पता है? बोले कि अ पर्सन शेल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटीज। सेबी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया कि 8 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज में बन ही नहीं सकते तुम। ठीक है, 8 से ज़्यादा लिस्टेड, जिसने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट कर रखा है उसके 8 से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकते। ठीक है, 8 से ज़्यादा। उसके बाद बोले एंड इज़ नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2022। तो अभी का जो लेटेस्ट है वो 7 ही है, इस बात का ध्यान रखना। मैक्स टू मैक्स 7 डायरेक्टर आप बन सकते हो लिस्टेड कंपनीज में। समझ में आ रहा है? क्या ये भूल जाओगे भाई? प्लीज़ ये इग्नोर करके मत चले जाना, क्योंकि यही छोटे छोटे डिटेल्स जो है ना बहुत सारे टीचर्स मिस करते हैं। एंड आप एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है आप कहते हो कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस है नहीं भाई, मेरे सिलेबस में ही है। बोले यहाँ पर देखो ना, फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है, ओके। प्रोवाइडेड दैट एक पर्सन शेल नॉट बी सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड कंपनीज। तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी नहीं बन सकते फ्रॉम मोर देन 7 लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव पर्सन हु इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर इन लिस्टेड कंपनी शेल सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 3 लिस्टेड कंपनीज। अगर आप किसी भी कंपनी में MD हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, ठीक है, तो आप एज एन इंडिपेंडेंट देखो डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड एंटिटी शेल सर्व एज एन इंडिपेंडेंट नॉट मोर देन 3 लिस्टेड कंपनीज। तो आप एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठ सकते हो मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनीज में, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, notwithstanding the above, any person who is serving as a whole-time director, managing director in any listed entity shall serve as an independent director in not more than 3 listed entities। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो किसी भी लिस्टेड कंपनी में, किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो लिस्ट एंड होल टाइम डायरेक्टर हो, और आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप का भी काम करते हो, तो आप अलग अलग कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनते हो, तो आप मैक्सिमम 3 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। समझ में आ रहा है? इतना याद रखना बस और नहीं। बच्चे रोना नहीं। बच्चे आप सोच रहे होंगे सर इतना पर आ रहे हो सर, देखो रोना नहीं है,
सिंपल चीज़ है, इसको रिवाइज सर याद नहीं रहता, सर मेरे को याद नहीं रहता, कैसे याद करूँ भाई? रिवाइज करो, और कुछ नहीं है, रिवीजन करो, रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छी तरीके से आपको आएगा ये सारा चीज़, समझ में आ चुका है। आज का वीडियो जो है ना भाई मेरे, वो यहीं पे ख़त्म करेंगे, और कल से जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्ड कमिटीज से, जो कि बहुत ब्यूटीफुली फर्स्ट टाइम एवर ICSI ने इस प्रकार का चार्ट बना के दिया है। आप चार्ट से ही करवा दूंगा आपको, और आपका जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।